इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकोलॉजी। ये लेक्चर होने वाला है अबाउट प्लांट इकोलॉजी। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है और साथ में टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, और साथ में इकोलॉजी के कुछ टर्म्स एंड कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, और साथ ही पॉपुलेशन कम्युनिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल के लिए सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि फूड रिक्वायरमेंट, हैबिटाट के रिक्वायरमेंट, जो कि सराउंडिंग द्वारा पूरी की जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है वो सराउंडिंग्स पे या फिर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इकोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जो इकोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। जो पहला वर्ड है वो है ओइकोस, जिसका मीनिंग होता है होम, और जो दूसरा वर्ड है वो है लोगोस, जिसका मीनिंग होता है स्टडी। तो बेसिकली इकोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ होम होता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका सराउंडिंग उनके लिए होम की तरह ही होता है, क्योंकि सराउंडिंग ही उन्हें फूड प्रोवाइड करता है, रहने के लिए हैबिटाट देता है, और भी उनकी कई रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्टडी ऑफ होम। अकॉर्डिंग टू मैनी साइंटिस्ट, जो इकोलॉजी होती है वो एक साइंस की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है अबाउट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के कैसे हेल्प करते हैं और वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं। इसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं, और इसी को हम इकोलॉजी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी या फिर सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो जो पहला डिवीजन है इकोलॉजी का, वो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडीज, मतलब कि हम इसमें किस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें। तो इसमें मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक है एनिमल इकोलॉजी और दूसरा है प्लांट इकोलॉजी। जिसमें हम एनिमल का रिलेशन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उसे हम एनिमल इकोलॉजी कहते हैं, और जिसमें हम प्लांट का रिलेशन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ या सराउंडिंग्स के साथ, उसे हम प्लांट इकोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो डिवीजन है इकोलॉजी का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। या तो हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं, या तो हम किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो पहली तरह की इकोलॉजी है वो है ऑट इकोलॉजी। इसमें हम इंडिविजुअल स्पीसीज का रिलेशन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें हम स्टडी करते हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सोनोमिक पोजीशन, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। जो सेकंड टाइप की इकोलॉजी वो है सिन इकोलॉजी। इसमें हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि किसी पॉपुलेशन या कम्युनिटी का रिलेशन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ, और हम इसे सिन इकोलॉजी बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते, उनके बेसिस पे उनको टू टाइप्स की इकोलॉजी में डिवाइड किया गया है। तो पहली है एक्वाटिक इकोलॉजी और सेकंड है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। तो एक्वाटिक इकोलॉजी, तो जब हम वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन की स्टडी करते हैं, उसे हम एक्वाटिक इकोलॉजी बोलते हैं। और जो सेकंड टाइप की इकोलॉजी है वो है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, जब हम जमीन पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन की स्टडी करते हैं, तो उसे हम टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी बोलते हैं। और जो नेक्स्ट डिवीजन है इकोलॉजी का वो है ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी स्टडीज, मतलब कि किस एस्पेक्ट में हम इकोलॉजी को स्टडी करें, उस बेसिस पे इकोलॉजी को कई टाइप में बांटा गया है। तो हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला जो है वो है ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट के बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर के साथ, तो उसे हम ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है बिहेवियरल इकोलॉजी। जब एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज होती है, उनकी अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इन सब की स्टडी को बिहेवियरल इकोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें हम किसी पॉपुलेशन का रिलेशन पढ़ते हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ, उसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी। किसी एनवायरनमेंट की कंडीशन की वजह से कम्युनिटी खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करती है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, इस सब की स्टडी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किसी भी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बायोडाइवर्सिटी कितनी है, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है वो है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसमें हम बेसिकली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी करते हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं। इस इकोलॉजी में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्लो को कंसीडर किया जाता है।
तो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है वो है टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी। जब हम किसी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप का रिलेशन क्या है उसके एनवायरनमेंट के साथ उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोबियल इकोलॉजी, मैमेलियन इकोलॉजी। मैमल्स का क्या रिलेशन है उनके एनवायरनमेंट के साथ इसकी स्टडी करेंगे तो हम उसे मैमेलियन इकोलॉजी बोलेंगे। तो जो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है वो है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या फिर इको फिजियोलॉजी। इसमें मेनली हम पढ़ते हैं कि अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसीजर और फंक्शन कैसे चेंज होते हैं उन सब की स्टडी करते हैं। इसमें मेनली अडेप्टेशन के फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है केमिकल इकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किसी केमिकल की प्रोडक्शन या फिर केमिकल की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद को कैसे चेंज करते हैं या खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं और जिसे हम केमिकल इकोलॉजी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है वो है पैलियो इकोलॉजी। इसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है उसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर जियोलॉजिकल एरिया में, तो उसे हम पैलियो इकोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की जो इकोलॉजी है वो साइटो इकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोलॉजिकल डिटेल का रिलेशन क्या है उनके एनवायरनमेंट कंडीशन के साथ। तो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है वो प्रोडक्शन इकोलॉजी या फिर इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है वो है इथोलॉजी। इसमें हम एनिमल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो जो नेक्स्ट टाइप की इकोलॉजी है वो है सिस्टम इकोलॉजी। इसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इकोसिस्टम को एनालाइज करते हैं यूजिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो नेक्स्ट टाइप की जो इकोलॉजी है वो है हैबिटाट इकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन डिफरेंट हैबिटाट। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज हायरार्की। तो हायरार्की बेसिकली एक सिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के लिए डिफरेंट लेवल पे। तो हायरार्की में जो लेवल इकोलॉजी से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम इकोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। हायरार्की के डिफरेंट लेवल होते हैं। जो पहला लेवल होता है वो है इंडिविजुअल। किसी स्पीसीज के सिंगल ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं और जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बेसिक एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। तो नेक्स्ट लेवल जो हायरार्की है वो है पॉपुलेशन हायरार्की। तो पॉपुलेशन में बेसिकली हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पढ़ते हैं सेम स्पीसीज के। किसी सेम स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल को हम पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी। कम्युनिटी पॉपुलेशन के ग्रुप को कहते हैं, मतलब कि डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन को जब हम एक साथ ग्रुप कर देंगे तो हम उसे कम्युनिटी कहेंगे। नेक्स्ट लेवल है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के साथ साथ इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी कंसीडर करते हैं तो उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो है बायोम। बायोम बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ग्रुप को कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो जमीन पे कई सारे इकोसिस्टम है उनके ग्रुप को बायोम कहते हैं। नेक्स्ट लेवल है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बायोस्फीयर को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है वो है एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू एयर, सेकंड है लाइथोस्फीयर रिलेटेड टू लैंड एंड थर्ड है हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड टू वाटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हम इकोलॉजी के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड होता है अपने सराउंडिंग्स पे, क्योंकि सराउंडिंग से ही उसे फूड मिलता है जिससे वो एनर्जी बनाता है और उसको सराउंडिंग से ही वाटर, ऑक्सीजन और शेल्टर मिलता है। तो जो सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग्स होता है उसे हम एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं, जिसमें कि एयर, वाटर, लैंड्स और वेजिटेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज जिस पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस और या सर्वाइवल डिपेंड्स होती है उसे हम एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं। जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली 2 टाइप्स एंड डिवाइड्स है। पहला नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज मैन मेड एनवायरनमेंट या फिर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो कि नेचुरली क्रिएटेड होते हैं, जैसे कि माउंटेन, लेक्स और फॉरेस्ट। ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं क्योंकि इन्हें किसी ह्यूमन द्वारा नहीं बनाएगा। और नेक्स्ट है मैन मेड एनवायरनमेंट, जो कि ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं या फिर किसी नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जाता है, उसे भी हम मैन मेड एनवायरनमेंट या फिर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कल्टिवेटेड फील्ड्स, एग्रीकल्चर फील्ड, सिटीज, टाउनशिप। इन सब को हम मैन मेड या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हो। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स है, एक है लिविंग कंपोनेंट जिन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं, सेकंड है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ऑल लिविंग थिंग और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
एनवायरनमेंट का बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें ऑल नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि जो लिविंग नहीं होती उनको कंसिडर किया जाता है, जिसके एग्जांपल हैं एयर, सॉइल, वाटर और कुछ फिजिकल फैक्टर जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, इन सब को भी एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट्स कंसिडर किया जाता है। और नेक्स्ट दो टाइप के एनवायरनमेंट और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली वो होता है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आउटर वॉल के बाहर का एनवायरनमेंट होता है, उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटर वॉल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं। तो जो आउटर वॉल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो बैरियर की तरह काम करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में वो एक बैरियर की तरह काम करती है। और जो सिंगल सेल में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है तो सेल के अंदर का जो भी पार्ट होता है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं, और जो सेल के बाहर का पार्ट होता है उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उनके सेल के अंदर के पार्ट को हम इंटरनल एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं और सेल के बाहर के पार्ट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कई सेल के बाहर के पार्ट को भी इंटरनल एनवायरनमेंट कंसीडर किया जाता है, जब उनकी जो आउटर वॉल होती है उसके बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसीडर किया जाता है, और आउटर वॉल के अंदर के जितने सेल रहेंगे उनके बाहर को भी इंटरनल एनवायरनमेंट ही कंसीडर किया जाता है। और बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी लगातार एफर्ट करती रहती है उसको स्टेबल रखने के लिए, तो इसलिए इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होता है। जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायरेक्टली सनलाइट और डे नाइट इन सब पे डिपेंड्स करता है और वो इतना स्टेबल नहीं होता। तो इसी के साथ एनवायरनमेंट का टॉपिक खत्म होता। तो नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर। बेसिकली बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट, जोन या लेयर कुछ भी कह लीजिए, वो लेयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी कहा जाता है। और बेसिकली जो ऑल इकोसिस्टम्स हैं, मतलब कि जितने भी टाइप्स के इकोसिस्टम हैं उन सब का जो सम होता है उसे हम बायोस्फीयर कंसीडर करते हैं। जो बायोस्फीयर की रेंज है वो है 11,000 मीटर बिलो द सी लेवल एंड 15,000 मीटर अबव द सी लेवल। ये जो अर्थ का पार्ट है इसको हम बायोस्फीयर कंसीडर करते हैं। और जो बायोस्फीयर का कंसेप्ट इंग्लिश जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सोस और रशियन फिजिसिस्ट व्लादिमीर आई बर्नेट्स्की द्वारा दिया गया था। और बायोस्फीयर को 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, जो कि है हाइड्रोस्फीयर, लाइथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो हम इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिलेटेड टू वाटर। तो जो वाटर है वो अराउंड 70% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर कर रखा है। इसलिए जो स्पेस से हम अर्थ को देखते हैं वो ब्लू दिखती है, और अर्थ का दूसरा नाम ब्लू प्लेनेट भी है। और हाइड्रोस्फीयर में बेसिकली वाटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्टीम पॉन्ड्स, ग्लेशियर, पोलर आइस वगैरह वगैरह। और ग्राउंड वाटर को भी वाटर रिसोर्स में ही कंसीडर किया जाता है। तो जो वाटर है उसका अबाउट 97% तो ओशंस और सीज में प्रेजेंट है, और वाटर का जो 2% है वो आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से 1% है फ्रेश वाटर है जिसको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जा सकता है। और नेक्स्ट है लाइथोस्फीयर। लाइथोस्फीयर मीन्स रिलेटेड टू लैंड्स, हार्ड सरफेस है अर्थ की। और लैंड्स की 3 लेयर्स होती हैं जिसको कहते हैं क्रस्ट, मैंटले एंड कोर। और जो लैंड सरफेस का सबसे ऊपर का पार्ट होता है उस पे वेदर्स रॉक, मतलब कि टूटे हुए पत्थर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिसे हम सॉइल कंसीडर करते हैं। और मेंटले और कोर मिलकर लाइथोस्फीयर की इनर लेयर फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स रिलेटिंग टू एयर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसमें कि वाटर वेपर और कुछ पर्टिकुलर मैटर भी होते हैं। जो एटमॉस्फेयर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ पर लाइफ के लिए, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई तरह की गैसेस लिविंग बीइंग को प्रोवाइड करता है। तो एटमॉस्फेयर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को सस्टेन करने में या फिर लिविंग बीइंग की सर्वाइवल में। तो एटमॉस्फेयर को कई डिफरेंट जोन में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उन सब के टेम्परेचर के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। तो हम जान लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के होते हैं, उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। और इकोसिस्टम के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट्स। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज
एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो फर्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो मेनली होते हैं नॉन लिविंग एंड फिजियोकेमिकल फैक्टर, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो लिविंग बीइंग जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं उनकी सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए, एनर्जी के लिए। तो अगर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स कम होंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो वो पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, उनकी साइज, ग्रोथ और नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए एबायोटिक कंपोनेंट्स को लिमिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो वेरी करते हैं वन इकोसिस्टम टू अनदर, मतलब कि हर इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट फर्दर कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, जिसकी पहली कैटेगरी है क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल फैक्टर जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, हवा और ह्यूमिडिटी। इन सबको हम क्लाइमेटिक फैक्टर में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एडेफिक फैक्टर, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सॉइल, उसकी प्रॉपर्टी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, सॉइल के टेक्सचर के बारे में, और भी सॉइल के कई पैरामीटर को भी इसमें हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि सॉइल टाइप, सॉइल प्रोफाइल, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल प्रोफाइल, और इनके साथ हम ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, इन सब को भी कंसीडर किया जाता है एडेफिक फैक्टर में। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फिजिकल फैक्टर, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं वाटर और एयर। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मटेरियल्स, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सच एस कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और भी कई तरह के जो एलिमेंट होते हैं उन सबको मटेरियल्स में कंसिडर करते हैं। और ये सब जो एलिमेंट्स हैं हर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेट होते रहते हैं, और उस सर्कुलेट की प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं उनमें हम प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में कंसीडर किया जाता है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। और ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव रहेगा किसी और अदर ऑर्गेनिज्म में जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। तो अब हम जान लेते हैं कि इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट्स जो है बायोटिक कंपोनेंट्स के वो है प्रोड्यूसर, जिनको हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ मींस ये अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ इनऑर्गेनिक मैटर का यूज करके और साथ में सनलाइट का यूज करके और एटमॉस्फेयर से कुछ गैस को लेकर ये अपना फूड प्रिपेयर खुद कर सकते हैं। ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते अपने फूड के लिए। इसमें हम मेनली उनको कंसिडर करते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मेनली इनमें हम ग्रीन प्लांट्स को कंसीडर करते हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेन प्रोड्यूसर होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब कि वाटर में मेनली जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स और रूटेड प्लांट। जो प्लांट या तो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं या फिर रूटेड प्लांट मतलब कि जो पानी के अंदर होते हैं, मेन प्रोड्यूसर होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फ्रेश वाटर या मरीन इकोसिस्टम में जो ग्रीन एल्गे होती हैं वही मेन प्रोड्यूसर होती हैं। और जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं वो उनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि उन्हें सन एनर्जी से फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जिससे कि प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर फूड बना पाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल और सनलाइट को यूज़ करके। तो नेक्स्ट जो है वो है कंज्यूमर बेसिकली हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जो खाना खुद नहीं बनाते बल्कि अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड्स होते हैं। और ये बेसिकली फूड कंज्यूम करते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कंज्यूमर्स में बेसिकली पहले तो आते हैं हर्बीवोर्स जो कि अपना खाना सीधे प्लांट से ही लेते हैं। मोस्टली ह्यूमंस में जिसे वेजिटेरियंस बोलते हैं, या फिर जो एनिमल जो वो प्लांट को ईट करते हैं, प्लांट्स के लीफ को खाते हैं या फिर प्लांट्स किसी भी पार्ट को खाते हैं, तो उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। और हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है क्योंकि फूड साइकिल में ये पहले ही कंज्यूमर होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा फूड को कंज्यूम करते हैं। और जो सेकंड नंबर के कंज्यूमर होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स, जो कि डायरेक्ट प्लांट्स को ईट नहीं करते बल्कि जो एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को ईट करते हैं ये उस एनिमल या ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे लायन या टाइगर जो कि मेनली हिरन को ही खाते हैं, और हिरन बेसिकली प्लांट्स की लीफ को खाती है। इसलिए कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है क्योंकि डायरेक्टली प्लांट से
फूड ना लेके बल्कि इनडायरेक्टली जो एनिमल्स प्लांट से फूड लेती है ये फूड उससे कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के द्वारा ही लेते हैं, तो इसका एग्जांपल में एक तो ह्यूमन भी आ जाते हैं और कई एनिमल्स भी आते हैं और जिनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ईट करते हैं उन्हें हम ओमनीवोर्स कंसिडर करते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में बेसिकली कुछ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया और फंगाई आते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को ईट करते हैं, जैसे कि या तो ये कुछ प्लांट का पार्ट हो या फिर डेड एनिमल, इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं। जो प्लांट से इनऑर्गेनिक मैटर नेचर से लिया था वो नेचर को, जो डीकम्पोजर होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके नेचर को वापस कर देते हैं, जिससे एक फूड साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली ये एक फूड साइकिल है जिसमें कि पहले तो इनऑर्गेनिक मैटर्स रहता है जिसको प्रोड्यूसर यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको हार्निवोर्स और कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं, जिसके बाद जो हार्निवोर्स और कार्निवोर्स ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूम करते हैं उसको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिनको फिर दोबारा से प्रोड्यूसर यूज़ कर सकते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम खत्म होता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो अब हम जान लेते हैं इकोसिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं। तो इकोसिस्टम के बेसिकली टू टाइप, फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड इज आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम नाम से ही क्लियर हो रहे हैं जो नेचर द्वारा डेवलप किए जाते हैं और जिनमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता उनको डेवलप करने में, तो उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम कंसिडर करते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट, लेक्स एंड डेजर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम। मैनमेड इकोसिस्टम नाम से ही क्लियर हो रहा है, या तो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके ह्यूमन द्वारा डेवलप किया गया इकोसिस्टम या फिर नेचुरल इकोसिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया इकोसिस्टम को मैनमेड इकोसिस्टम कंसीडर किया जाता है, जिसका एग्जांपल है फॉरेस्ट को ट्रांसफॉर्म करके क्रॉप्स फील्ड डेवलप की गई हैं, मतलब कि पहले तो ट्रीज़ को कट करके और उसमें क्रॉप्स फील्ड बनाई गई हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं और अपनी फूड की नीड को फुलफिल करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है मैनमेड का स्मार्ट सिटीज़, गार्डन एंड डैम्स एक्सेट्रा। और इकोसिस्टम को दो टाइप्स में और डिवाइड किया गया है उनके साइज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है माइक्रो इकोसिस्टम और सेकंड है मैक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है स्मॉल इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम स्मॉल है उसे माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं, जिसका एग्जांपल है ड्रॉप ऑफ वाटर। और सेकंड है मैक्रो इकोसिस्टम, मतलब कि बिग इकोसिस्टम जो कि बड़ा इकोसिस्टम होता है, जैसे कि मैक्रो इकोसिस्टम के एग्जांपल है माउंटेन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो इसी के साथ इकोसिस्टम का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इकोलॉजी का, दैट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन होती है किसी स्पेसिफिक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के होते हैं उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कंसीडर एज अ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज का मीनिंग होता है कि वो इंडिविजुअल जो इंटरब्रीड कर सकें उन्हें हम सेम स्पीसीज कंसिडर करते हैं, और सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड कर सकती हैं उन्हें हम मेटा पॉपुलेशन भी कहते हैं। पॉपुलेशन को मेनली दो एट्रीब्यूट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट्स है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स, और सेकंड इज स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स में हम कंसिडर करते हैं नेटेलिटी रेट, मतलब कि बर्थ रेट, या फिर मोर्टेलिटी रेट जिसे हम डेथ रेट भी कहते हैं, या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इन सब क्राइटेरिया को न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स में कंसिडर किया जाता है। तो हम कुछ डेफिनेशन भी जान लेते हैं, जैसे कि पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी बेसिकली होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, मतलब कि एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसे हम डेंसिटी कहते हैं। और नेक्स्ट है नेटेलिटी, जिसे हम बर्थ रेट भी कहते हैं, कितने इंडिविजुअल बर्थ के द्वारा ऐड हो रहे हैं उससे हम नेटेलिटी या बर्थ रेट कहते हैं। नेक्स्ट मोर्टेलिटी या फिर डेथ रेट। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं जो इंडिविजुअल आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय डेथ, मतलब कि डेथ की वजह से जितने भी इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन से माइनस होते हैं उन्हें हम मोर्टेलिटी या फिर डेथ रेट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल होता है पॉपुलेशन का कोई इंडिविजुअल जो कि मूव करता है फ्रॉम वन एरिया, मतलब कि वो उस एरिया को छोड़कर कहीं और जाता है, तो उसे हम डिस्पर्सल में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि कोई भी पॉपुलेशन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज अबंडेंस।
अबंडेंस होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, मतलब कि किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल के कितने नंबर हैं उसे हम अबंडेंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम जो पैरामीटर कंसीडर करते हैं वो एज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्सन। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिपेंड करता है उसके मेन फैक्टर तो होते हैं बॉर्न एंड डाई। तो किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ रेट का नंबर ज़्यादा है डेथ रेट से तो वह पॉपुलेशन साइज में ग्रो करेगी। लेकिन अगर किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल डेथ रेट का नंबर ज़्यादा है और बर्थ रेट का नंबर कम है तो वो पॉपुलेशन श्रिंक होगी या वो पॉपुलेशन कम होगी। और जो इंडिविजुअल्स की मूवमेंट है, मतलब कि कितने लोग उस एरिया को लीव करके जा रहे हैं और कितने लोग उस एरिया में आ रहे हैं, ये सब भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और जो पॉपुलेशन के साइज में चेंजेस हैं उनको दो मॉडल द्वारा समझाया गया है। और फर्स्ट मॉडल है उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और जो सेकंड मॉडल है और वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि जब रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं उस वजह से पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है, मतलब कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती है। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मॉडल ये कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते, वो लिमिटेड होते हैं। तो पॉपुलेशन का साइज पहले तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जब रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब कि या तो वो फुल्ली यूज्ड हो जाएंगे तब पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट हो जाएगा। जब रिसोर्स या तो पूरी तरह से यूज हो रहे हों या फिर रिसोर्सेज लिमिटेड हों तब जो पॉपुलेशन रहती है पॉपुलेशन को हम एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कंसीडर करते हैं, मतलब कि ये जो पॉपुलेशन है इतनी पॉपुलेशन कोई एनवायरनमेंट कैरी कर सकता है, मतलब कि इससे ज्यादा को एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर सकता, तो उसको हम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी। तो हम जान लेते हैं कम्युनिटी क्या होती है। तो बेसिकली कम्युनिटी पॉपुलेशन के ग्रुप को कहते हैं। तो जब हम किसी सिंगल स्पीसीज के नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं, पर जब हम नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तब हम उसे कम्युनिटी कंसीडर करते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन की स्पीसीज, डॉग की स्पीसीज एंड सम प्लांट स्पीसीज और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, इन सब को हम कम्युनिटी बोलते हैं। और अगर हमें किसी इंडिविजुअल स्पीसीज के नंबर को कंसीडर करना है तो हम उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। जब हमें मैनी स्पीसीज के नंबर को कंसीडर करना होता है तब हम उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो जो कम्युनिटी होती है वो वेरी कर सकते हैं, या तो वो टाइप्स के बेसिस पे वेरी कर सकती है और नंबर के बेसिस पर भी वेरी कर सकते हैं। टाइप्स में वेरी का मतलब कि वो स्पीसीज कई तरह की होंगी, जैसे कि किसी फॉरेस्ट एरिया में कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं लेकिन डेजर्ट एरिया में एनिमल की उतनी स्पीसीज नहीं होती। और कई जगह पे कम्युनिटी में नंबर पर डिफरेंट पाया जा सकता है, जैसे कि किसी एरिया में स्पीसीज के टाइप इतने ज्यादा ना हो पर जो कुछ स्पीसीज हो उनके इंडिविजुअल के नंबर काफी ज्यादा हो, और किसी एरिया पे किसी इंडिविजुअल्स के नंबर कम हो, तो ऐसे नंबर में भी डिफरेंट हो सकता है कम्युनिटी में। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज डोमिनेंस। तो बेसिकली कुछ कम्युनिटी में कुछ स्पीसीज होती हैं जो अदर स्पीसीज पे डोमिनेंट होती हैं, या तो वो नंबर में ज़्यादा होते हैं या तो ज़्यादा पावर होती है या फिर उनके पास इंटेलिजेंस होती है, तो वो दूसरी स्पीसीज पे डोमिनेंट होते हैं। तो डोमिनेंस स्पीसीज के द्वारा लिए गए डिसीजन वो अदर स्पीसीज के ग्रोथ या सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब कि उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल को चेंज कर सकते हैं। डोमिनेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में कोई टाइगर है, वो किसी चट्टान या फिर रॉकी एरिया में रहता है, तो अब वो डिसाइड करता है कि वो किसी ग्रीन एरिया में रहेगा। तो वो किसी ग्रीन एरिया में जाता है, तो ग्रीन एरिया में जो हिरण की प्रजाति होंगी और भी कई एनिमल्स की प्रजाति होंगी, या तो वो वहां से चली जाएंगी या फिर टाइगर उनको किल कर देगा। यदि वो वहां से जाती हैं तो हिरण बेसिकली ग्रीन प्लांट को खाती हैं, हिरण को फूड की शॉर्टेज होगी। लेकिन अगर वो वहां पे रुकती हैं तो टाइगर उनको किल कर देगा, तो उससे भी उनकी स्पीसीज के नंबर डिक्रीज हो सकते हैं और वो कहीं और भी गई, और अगर उनको फूड की शॉर्टेज हुई तो उससे भी उनके नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज हो सकते हैं। तो जो टाइगर के डिसीजन है वो बहुत सारी स्पीसीज की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो टाइगर बेसिकली एग्जाम्पल है डोमिनेंस का इन फॉरेस्ट। ऐसी कई सिटीज में और अदर प्लेसेस पे ह्यूमन भी डोमिनेंट होता है, सम प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, तो उसे भी हम डोमिनेंस का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी बेसिकली नंबर ऑफ स्पीसीज को कहते हैं। किसी कम्युनिटी में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे किसी फॉरेस्ट में अगर 1000 प्लांट्स की स्पीसीज हैं और किसी और फॉरेस्ट में 500 प्लांट की स्पीसीज है, जिसमें 1000 प्लांट की स्पीसीज हैं, उसे हम कहेंगे, तो हम उस फॉरेस्ट को कहेंगे कि इसमें ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज है।
सेकंड थिंग, जहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ज़्यादा रहती है उसे हम स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं, और जहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कम रहती है तो उसे हम अनस्टेबल कम्युनिटी कहेंगे। क्योंकि बेसिकली जहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए एनिमल्स के पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेट रहेंगे। जैसे कि किसी फॉरेस्ट में मैंगो और बनाना के ट्री हैं, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर मैंगो के ट्री में फ्रूटिंग नहीं हुई, जो मंकी होंगे वो बनाना खा के अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन किसी जगह पे अगर से मैंगो का ऑप्शन होगा, अगर उसमें किसी भी प्रॉब्लम की वजह से फ्रूटिंग नहीं हुई तो मंकी के पास ऑप्शन नहीं रहेगा फूड का, और मंकीज के पास फूड शॉर्टेज हो जाएगी जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटीज होती है, मतलब जहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीसीज ज़्यादा रहती हैं उसे हम स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं, और जहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीसीज या डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कम रहती है उसे हम अनस्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग है डिपेंडेंट। डिपेंडेंस बेसिकली यही होती है, किसी कम्युनिटी में कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि अपनी सर्वाइवल के लिए किसी डोमिनेंट स्पीसीज पर डिपेंड होती हैं, तो जिस पर वो डिपेंड होती हैं उन्हें हम डोमिनेंट स्पीसीज कहते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज फाउंडेशन एंड की स्टोन स्पीसीज। जो कुछ स्पीसीज होती हैं उनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी के ऊपर। जो स्पीसीज कम्युनिटी में बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं उन्हें हम फाउंडेशन एंड की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो फर्स्ट इज फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो फाउंडेशन स्पीसीज होती हैं कम्युनिटी की नींव होती हैं, इनके बिना कम्युनिटी फॉर्म हो ही नहीं सकती, तो इन्हें हम फाउंडेशन स्पीसीज में काउंट करते हैं। और जो कि यूनिक एंड एसेंशियल रोल, मतलब कि एक तो ये बिल्कुल यूनिक होते हैं और जो एसेंशियल मतलब कि जरूरी होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए और उनको सपोर्ट के लिए फाउंडेशन स्पीसीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हें हम कम्युनिटी की फाउंडेशन स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती है जिनका इफेक्ट होता है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर पर। अगर हम की स्टोन स्पीसीज को कम्युनिटी से अलग कर दें तो जो कम्युनिटी की डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज हो जाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज हो जाएगी और वो अदर स्पीसीज पे डोमिनेंट हो सकती है। जो की स्टोन स्पीसीज हैं वो बेसिकली हायर ट्रॉपिक लेवल से ही होती हैं। की स्टोन स्पीसीज हैं वो प्लांट नहीं हो सकते, मतलब वो प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, ऑटोट्रॉप नहीं हो सकती, मेनली हेट्रोट्रॉप होती हैं। और हेट्रोट्रॉप में मेनली कार्निवोर्स या फिर प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर मतलब कि जो किसी और एनिमल को ईट करते हैं, तो मेनली प्रीडेटर ही की स्टोन स्पीसीज में काउंट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्शन इन अ कम्युनिटी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप से अपने कम्युनिटी के स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो इंटरेक्शन हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, और भी कई तरह से वो बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों हो सकते हैं। और ये जो इंटरेक्शन है वो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन और कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज, मतलब कि स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होते हैं। तो इंटरेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं मेनली। अगर कोई इंटरेक्शन बिटवीन सेम स्पीसीज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक। अगर 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। तो हम कुछ मेन टाइप के कम्युनिटी इंटरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है कॉम्पिटिशन इंटरेक्शन। तो कॉम्पिटिशन इंटरेक्शन में बेसिकली कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि कम्पीट करती हैं रिसोर्स के लिए, या तो वो कम्पीट करती हैं फूड के लिए या फिर हैबिटाट के लिए, कई और रिसोर्स के लिए वो कम्पीट करती हैं, तो उसे हम कॉम्पिटिशन इंटरेक्शन बोलते हैं। और जो कॉम्पिटिशन इंटरेक्शन होते हैं वो भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जब कॉम्पिटिशन 2 अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में होता है तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बोलते हैं। अगर कॉम्पिटिशन जो है वो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में होता है तो हम उसे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है प्रीडेशन कम्युनिटी इंटरेक्शन। प्रीडेशन कम्युनिटी बेसिकली वो होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का इंडिविजुअल किसी अदर स्पीसीज के इंडिविजुअल को किल करके ईट करता है उसकी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। तो बेसिकली ये जो प्रीडेशन है वो 2 टाइप्स में हो सकता है, या तो प्रीडेटर पहले तो अदर स्पीसीज को किल करते हैं और फिर ईट करते हैं, या फिर दूसरे टाइप के कुछ जो प्रीडेटर होते हैं वो किसी अदर स्पीसीज के इंडिविजुअल को किल नहीं करते, डायरेक्टली अलाइव ही उस इंडिविजुअल को ईट करते हैं। जिसका एग्जांपल है काउ, जो कि लिविंग ग्रास को ईट करती है विदाउट किल करे। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटुअलिज्म। जो म्यूटुअलिज्म इंटरेक्शन है इसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिट होती हैं, मतलब कि दोनों स्पीसीज को फायदा होता है। तो इसका एग्जांपल है सिम्बायोसिस एसोसिएशन। सिम्बायोसिस एसोसिएशन बिटवीन 2
स्पीसीज या फिर मोर देन 2 स्पीसीज होता है जिसमें कि दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होती हैं। इसका एग्जांपल है इंसेक्ट्स और फ्लावर। तो इंसेक्ट्स नेक्टर की नीड पूरी होती है और जो फ्लावर्स होता है वो पॉलिनेट हो जाता है, तो दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होती हैं, तो उसे हम म्यूटिलिज्म इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमनिलिज्म, जिसमें कि किसी एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है लेकिन जो अदर स्पीसीज होती है तो ना तो उसको बेनिफिट होता है ना उसको कोई हार्म होता है। और इसमें जिस ऑर्गेनिज्म या जिस स्पीसीज को बेनिफिट होता है उसे हम कॉमनेसल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको ना ही कोई फायदा होता है और ना ही उसको कोई नुकसान होता है तो उसे हम होस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल है जो ऑर्चिड है वो प्लांट से सपोर्ट लेता है, तो ऑर्चिड को तो बेनिफिट होता है पर वो प्लांट से कोई न्यूट्रिशन नहीं लेता जिससे कि प्लांट को कोई हार्म नहीं होता। और जो कमेंसिलिज्म इंटरेक्शन है इसका जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं एनासिलिज्म। और जो एनासिलम इंटरेक्शन है इसमें एक स्पीसीज के इंडिविजुअल को तो बेनिफिट होता है लेकिन जो अदर स्पीसीज होती है उसको नुकसान होता है। बेसिकली टाइप का इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इंटरेक्शन में बेसिकली होता है वन स्पीसीज किसी अदर स्पीसीज के या तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहती है और वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए उस होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है। और जो स्पीसीज होती है जो फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड होती है उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल है कुस्कुटा जो कि होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है थ्रू देयर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टोरिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज। तो पहले टाइप की कम्युनिटी है वो है हाइड्रोफाइटिक। जो प्लांट कम्युनिटी वाटर में रहती हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइटिक कम्युनिटी कहते हैं और इनका हैबिटाट है वो एक्वेटिक हैबिटाट्स होता है। तो नेक्स्ट टाइप की जो क्लासिफिकेशन है कम्युनिटी की वो है मीजोफाइटिक। जो प्लांट की कम्युनिटी मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करती है उन्हें हम मीजोफाइटिक प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की प्लांट कम्युनिटी है वो है ज़ेरोफाइटिक प्लांट कम्युनिटी। वो बेसिकली उन प्लांट की कम्युनिटी को कहते हैं जो कि ड्राई और एरिड हैबिटाट में रहते हैं, उन्हें हम जेरोफाइटिक प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट कम्युनिटी है वो है हेलियोफाइटिक। तो उस प्लांट की कम्युनिटी को कहते हैं जो कि इनफ लाइट की कंडीशन में ग्रो करते हैं, उन्हें हम हेलियोफाइटिक प्लांट कम्युनिटी को। तो नेक्स्ट टाइप की प्लांट कम्युनिटी है सायोफाइटिक। तो बेसिकली सायोफाइटिक में उन प्लांट को रहते हैं जो कि शेड में ग्रो करते हैं, मतलब कि जो कम लाइट्स में ग्रो करते हैं। ये बेसिकली स्मॉल प्लांट होते हैं जिनके पास बड़े प्लांट की वजह से इनके पास इनफ लाइट नहीं पहुंचती, इन्हें सायोफाइटिक कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी को हैबिटाट के अकॉर्डिंग कुछ और क्लासेस में भी बांटा गया है जैसे कि डेजर्ट कम्युनिटी, माउंटेन कम्युनिटी एटसेट्रा।